नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म से संबंधित टॉप 40 प्रश्न, जो कि आपके जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसमें लगातार 1 से 2 क्वेश्चन चुंबकत्व से पूछ रहे हैं और आने वाले शिफ्टों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है, फ्लेमिंग के दाहिने बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है, इससे संबंधित सारे के सारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पीतल। आपको बता दें दोस्तों कि चुंबकीय सामग्री किसे कहते हैं, तो वह सामग्री जो किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित या विकर्षित हो सकती है और खुद को चुंबकित कर सकती है, उन्हें चुंबकीय सामग्री कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो लौह, निकेल और कोबाल्ट ये सब चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पीतल की बात करें तो यह आकर्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो, देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है, पूछ रहा है कि 2 भागों में अगर चुंबक को विभक्त कर दिया जाए तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर, यानी जो एक चुंबक है उसको 2 भागों में अगर हम विभक्त कर देंगे तो दोनों जो भाग हैं वो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक चुंबक को कुंडली में ले जाया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंडली में फेरों की संख्या पर। यानी जब एक चुंबक को कुंडली में ले जाया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल का परिणाम होगा वो कुंडली के यानी फेरों की जो संख्या होगी उस पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है। बताना है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उनमें इससे बताना है कि कौन जो कि विक्षेपित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूट्रॉन, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर भी विक्षेपित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर जो विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है वो होता है F बराबर BIL। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो ध्रुव होते हैं उस पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियमों का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है और आगे भी आ सकता है, जिसमें बताया कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम का हो प्रयोग है इनमें से किस में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम है वो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आ चुका है ग्रुप डी में, आगे भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फैराडे का नियम। जो विद्युत मोटर होता है वो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। बात करें दोस्तों विद्युत मोटर की तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है। आपको बताना है जो धारावाही चालक तार होता है उसमें जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उसका पैटर्न क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तार के चारों ओर गोलाकार। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? इनमें से बताना है जो पृथ्वी पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इनमें से किसके कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायनेमो प्रभाव। आपको बता दें डायनेमो प्रभाव के बारे में, तो यह एक सिद्धांत है जो एक डायनेमो के संदर्भ में पृथ्वी के मुख्य चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या करता है और इस डायनेमो क्रियाविधि में पृथ्वी के बाहरी कोर में पतले से मौजूद द्रव गति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में वस्तु का संचालन करती हैं और विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती हैं और एक साथ दो क्षेत्र मूल से अधिक मजबूत होते हैं और पृथ्वी के घूर्णन की धुरी के साथ घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है? यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आपको बताना इनमें से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्यूज का उपयोग, यानी जो घरेलू उपकरण होता है उसको शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और बहुत बार ये आ चुका है दोस्तों, आगे भी जरूर आएगा। आपको बताना है कि जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है उसमें तर्जनी क्या दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बता दे, देखिए ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का है नियम, तो इसमें क्या है कि जो दाहिने हाथ का नियम है उसमें अंगूठा यह चालक की गति की दिशा में होता है और मध्यमा उंगली ये है जो यह प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है और तर्जनी उंगली की बात करें दोस्तों तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसी तरह अगर बाएं हाथ के नियम में देख लेते हैं दोस्तों तो यह अंगूठा जो होता है वह बल की दिशा को दर्शाता है यानी फोर्स को, और मध्यमा उंगली यानी धारा की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। दाहिने और बाएं हाथ दोनों से क्वेश्चन आया है दोस्तों, आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक टेस्ला यानी किसके बराबर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना जो एक टेस्ला होता है वह किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जो चुंबकीय क्षेत्र की दृढ़ता या चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के लिए लंबवत एक दिशा में इकाई वेग के साथ चलते इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी इकाई अगर हम ऐसा इकाई देखेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होगा। तो ए बी की जो सीजीएस इकाई होगी वो गॉस होगी। तो एक गॉस बराबर भी पूछ सकता है टेस्ला की जगह कितना होता है, तो एक गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? आपको बताएं जो प्राकृतिक चुंबक होता है किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन ऑक्साइड। आपको बता दें कि एक प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक है जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति में होता है और सभी प्राकृतिक चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी चुंबकीय शक्ति कभी नहीं खो सकते। और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रेतीली मिट्टी में मजबूत मैग्नेट पाया जा सकता है और लॉर्ड स्टोन जिसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता है सबसे अच्छा प्राकृतिक चुंबक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई खाली स्थान है की रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वोल्ट एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनोइड से गुजरता है तो यह एक के रूप में कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बार चुंबक। सोलेनाइड की बात करें दोस्तों तो यह एक लंबा कुंडल है जिसमें अछूता तांबे के तार की एक बड़ी संख्या से बना होता है और जब बिजली को सोलेनाइड के माध्यम से पारित किया जाता है दोस्तों तो यह विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है और एक विद्युत प्रवाह ले जाने वाले सोलेनाइड द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र एक बार चुंबक द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो आपको बताना है जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों को किसका उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी
पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री। बात करें दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगे दाब विद्युत यानी पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग करके उत्पादित होती हैं और अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और दूरी मापने के लिए किया जाता है और उसमें 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति होती है और हम मनुष्य इसे नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लंबवत नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन, सर्किट में धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो सर्किट होती है उसमें धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चल कुंडली धारामापी। बात करें चल कुंडली धारामापी तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसका उपयोग किसी सर्किट में धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसे वेस्टल गैल्वेनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है और यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब एक ले जाने वाला लूप बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक टार्क का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, करंट ले जाने वाली एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो करंट ले जाने वाली एक लंबी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है तो सभी बिंदुओं पर समान है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं नियम में मध्य उंगली का प्रतिनिधित्व करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे इससे पहले इस क्वेश्चन को मैंने बताया है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें मध्य उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चालक के माध्यम से बहने वाली धारा की दिशा, यही है मध्य उंगली। बता दें जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है एक चुंबकीय क्षेत्र या एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारा वहन करने वाले तार में गति करने वाले कण द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल प्रदान करता है और इस नियम की उत्पत्ति जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने की थी और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो शून्य। जो एक कुंडली में अगर धारा स्थित हो जाती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बनती है वो शून्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है दोस्तों। आपको बताएं जो परिनालिका होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी यूनिफॉर्म। देखिए यही परिनालिका है। बता दें दोस्तों जो परिनालिका है अपनी लंबाई से छोटे कॉइल के सामान्य व्यास के साथ अछूता तार के कई कसकर घावों के एक बेलनाकार कुंडल को परिनालिका कहा जाता है और परिनालिका के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिनालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान है और परिनालिका के अक्ष के समानांतर है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन तो ग्रुप डी एग्जाम में आ चुका है और आगे के भी शिफ्टों में आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नर्म लोहे के। जो अस्थायी चुंबक होता है नर्म लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लोड स्टोन का मैग्नेटाइट। आपको बता दें कि एक प्राकृतिक जो चुंबक होता है लोहे के एक अयस्क के अलावा और कुछ नहीं है, जो लोहे निकिल और कोबाल्ट के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है और लोड स्टोन का मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबकों का एक उदाहरण है और बार चुंबक, नालाकार चुंबक और विद्युत चुंबक ये तीनों जो चुंबक है वो कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों किनारों पर। जो किसी चुंबक होती है उसकी जो सबसे अधिक आकर्षक शक्ति कहाँ होती है तो वो दोनों किनारों पर होती है। अगला क्वेश्चन,
चंद्रमा के चुंबकत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रमा का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। बात करें दोस्तों चंद्रमा की, तो जो चंद्रमा होता है उसका कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पिघला हुआ कोर नहीं है। और यह माना जाता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो बहुत गर्म और पिघला हुआ है, और लोहे और निकिल के आयन पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अभी आपको मैंने बताया इससे पहले, आपको बताना है जो कोई चुंबक है उसकी आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ पर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मध्य होता है, यानी ये चुंबक है इसकी जो आकर्षक शक्ति होती है वो मध्य में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताएं जो विद्युत चुंबक होता है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुवीयता को बदला नहीं जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि यह एक अस्थायी प्रकार का चुंबक है और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं और एक समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, जबकि जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसकी जो क्षमता बदली जा सकती है और इनकी क्षमता इनके ध्रुवों के बीच वायु के अंतर के कारण बदलती है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक गॉस होता है। अगला क्वेश्चन, यदि परिनालिका के मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत चुंबक। आपको बता दें कि एक तार का एक लंबा सीधा वक्र है जिसका उपयोग दंड चुंबक के समान लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। जब विद्युत प्रवाह वक्र से गुजरता है तो यह वक्र के अंदर अपेक्षाकृत समान चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और वक्र के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि यह प्रवाह होने पर स्वयं एक चुंबक बन जाता है। इसे तब विद्युत चुंबक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वेबर। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहाँ होता है? देखिए अभी सबसे कम पूछा था, अब आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सबसे प्रबल कहाँ पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ध्रुवों पर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बात करें दोस्तों तो प्राचीन जो ग्रीक था इस समय खनिज का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसी सामग्री और लोहे के अन्य टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता के कारण चुंबक कहा जाता है। और अंग्रेज जो विलियम्स गिलबर्ट्स ने चुंबकत्व की घटना की वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित रूप से परीक्षण करने वाले व्यक्ति थे। और रेखाओं के करीब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए बार चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के सबसे करीब होता है और यह दोनों ध्रुवों पर समान रूप से प्रबल होता है। चुंबक के मध्य में कमजोर बल होता है और ध्रुव और मध्य के बीच आधा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? आपको बताना इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन, जो कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के संबंध की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी H.C. ओर्स्टेड। बता दें कि जो ओर्स्टेड का प्रयोग था वो हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक डेनिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच संबंधों की खोज की थी। और तार धारा का वहन करती है जो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है और दिशा सूचक को तार अथवा कुंडली के पास लाने पर इसकी सुई हिलने लगती है और विद्युत धारा सुई को हिलाने के लिए आवश्यक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। देख सकते हैं चित्र में। अगला क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी फेरोमैग्नेटिक। जो सामान्य तौर पर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन पदार्थों में लोहा, निकेल, कोबाल्ट और कुछ विरल मृदा धातु समाविष्ट हैं। और इस्पात इस लोहे की एक मिश्र धातु है, अतः इसे भी स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर निम्न से बना है। बताना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका कोर किसका बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मृदु लोहा। आपको बता दें कि जो मृदु लोहे को लोहे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और हिस्टैरिसीस हानि की थोड़ी मात्रा के साथ विघटित होता है और इसमें निम्न कार्बन सामग्री होती है और इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अपनी चुंबकत्व शक्ति को उस समय बरकरार नहीं रखता है जब विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर दक्षिण दिशा। बता दें जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई होती है उत्तर दक्षिण में टिकती है और उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव का तथा दक्षिणी दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है, क्योंकि उसकी जो अधिक धारण क्षमता होने के कारण। तो दोस्तों ये थी आज की चुंबकत्व से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।